साल 2002 की बात है। भारत की क्रिकेट टीम पहुंचती है न्यूजीलैंड एक टूर के लिए, पर इस क्रिकेट टीम को एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाता है, कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। कारण बताया जाता है भारत के कुछ चुनिंदा स्टार प्लेयर्स के जूते। उस जूते में लगा मिट्टी और उस मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे पैथोजेंस जो भारत के इकोसिस्टम के स्पेसिफिक थे, जो न्यूजीलैंड में नहीं मिलते थे। और न्यूजीलैंड नहीं चाहता था कि इस तरीके के फॉरेन स्पीशीज उसके इकोसिस्टम, हाईली सेंसिटिव न्यूजीलैंड इकोसिस्टम में अंदर आए। तो क्या थे ये स्पीशीज, क्यों इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और क्या इनका इंटरलिंकेज है, स्पेशली जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में, जहां पे हर कंट्री एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की सोच रहा है। इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड का मुद्दा था कि वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को अपने इकोसिस्टम, अपने कंट्री में एंटर करने नहीं देना चाहता था। क्या है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज? ऐसा है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। एलियन यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से आपके कंट्री आता है ये, और इन्वेसिव कि उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं इसके। आखिरकार क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आलू जो हम और आप खाते हैं, भारत में उगाया भी जाता है। अब आलू जो था वो तो आया था साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स से, पर क्या आलू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है? नहीं, क्योंकि आलू के पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि हमारे इकोसिस्टम को वो डोमिनेट करे। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो 3 ही क्राइटेरिया से आता है। सबसे पहला, इनका हाई रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि किसी भी एरिया में ये जल्दी से फल फूल जाएंगे, इनका नंबर में बहुत जल्दी इजाफा हो जाएगा। दूसरा, इनका जो एनिमीज है वो कम रहता है, यानी कि इनको प्रेडेशन का खतरा नहीं रहता। और तीसरा, इनका हाई रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल। किसी भी एरिया में इसको अगर आप लगा देंगे या छोड़ देंगे तो वहां से पानी खींचना हो, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स खींचना हो, वो हमारे स्थानीय स्पीशीज को, नेटिव स्पीशीज को आउट कंपीट कर देते हैं, जिसके चलते हम कहते हैं कि वो एक एरिया को कोलोनाइज कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे। तो ये है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जायंट अफ्रीकन स्नेल ये एक हाईली इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की श्रेणी में रखा जाता है। जानते हैं, ये आए थे ईस्ट अफ्रीका से क्रेट्स के माध्यम से। ऐसा सोचिए कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एक दो कहीं किसी क्रेट में ये छुपा होगा, तो वो भारत में आ गया। जब भारत में आया तो यहां का वेदर इसके अनुकूल मिला, इसे वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर, गर्मी भी है, मॉइस्चर भी है, और ये जल्दी से इनके नंबर में इजाफा हो गया। जल्दी से इन्होंने डोमिनेट कर दिया। यहां तक देखा जाता है कि इतना डोमिनेट कर दिया कि बंगाल से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक इनके नंबर में इंक्रीज देखी गई है। तो आखिरकार ये इन्वेसिव क्यों है? क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? तो देखेंगे, दे आर कंसिडर्ड कैरियर्स ऑफ रैट लंग वर्म, जिससे हम ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को एसोसिएट करते हैं। तो देख रहे हैं, इनका दुष्प्रभाव है ना हमारे इकोसिस्टम पे, और आए भी है फॉरेन से। तो ये है एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। इतना मामला खराब हो गया कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आप देखेंगे, स्टडी फाइंड्स रिपीटेड वेव्स ऑफ जायंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेशन इन केरला। इसके लिए केरल सरकार अलग से स्टेप्स ले रही है इसको रोकने के लिए, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। यह तो था पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, जब भी आप हाईवेज पे जाते हैं, क्या आपने इस फूल को देखा है? हाईवेज के साइड पे लगा रहता है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका नाम है लैंटना कैमरा। अब क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं तो इनको ऑर्नामेंटल वैल्यू, यानी कि खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। पर ये भी फॉरेन कंट्री से आए थे। कहां से आए थे? दे हैड कम बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इनको लेके आए थे अपने साथ, और इनका मुद्दा क्या है? ये एक एरिया को बहुत जल्दी कोलोनाइज कर देंगे। हमारे जो नेटिव पेड़ पौधे होंगे इनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के टाइम अगर आप कभी किसी जंगल में जाते हैं, किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे, तो वहां के स्थानीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगल के कुछ भाग में आग लगा के इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, या हंसिया लेके काटने की कोशिश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये कोलोनाइज करेगा एक एरिया को, उस एरिया की डाइवर्सिटी हो जाती है कम। जानते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एरिया में भिन्न प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स, स्पीशीज रहे और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के रहें। किसी एक स्पीशीज का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। पर लैंटना कैमरा का क्या मुद्दा है? उसको आप किसी एक जगह लगाइएगा, वो जल्दी से उस एरिया को डोमिनेट कर देता है। तो ये देखा जाए, इसका दुष्प्रभाव क्या है? एक तो ये एरिया डोमिनेट करता है, दूसरा इसके अंदर फ्यूल लोड ज्यादा होता है, यानी कि
जब आग लगने की बात होती है, फॉरेस्ट फायर्स की बात होती है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल्दी से आग उनको नहीं पकड़ता है, पर ये इतने सूखे हैं कि फट से इसमें आग लग जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट फायर जल्दी फैलेगा। सोचिए अगर एक जंगल में पूरा का पूरा खाली लैंटना कैमरा है, कहीं पे एक जगह आग लगा, पूरा जंगल ही ध्वस्त हो जाएगा। तो ये तो बैड न्यूज है ना दोस्तों। फिर देखेंगे कि ये चेंजेस इन द न्यूट्रिएंट साइकिल, हमारे न्यूट्रिएंट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जिसे हम कहते हैं, उसमें इनका दुष्प्रभाव देखा जाता है। लाइट पेनिट्रेशन कम कर देंगे। इनफैक्ट हाथी भी, जंगल में जब आप जाएंगे, हाथियों को भी ये लैंटना कैमरा पसंद नहीं है। तो देख रहे हैं इनका कोई यूज हुआ एज सच? नॉट नेसेसरीली। तो देखा जाए इनका कॉस्ट ऑफ क्लीनअप क्या है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर जाके किसी जंगल से लैंटना कैमरा हटा रहा है तो पर हेक्टेयर $200 का खर्चा बैठता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में लैंटना कैमरा को अब हम अवॉइड नहीं कर सकते, बस मैनेज ही कर सकते हैं। तो यह था दूसरा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। तीसरा देखा जाए विलायती कीकड़ के नाम से जाने वाला प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं या हरियाणा के आसपास रहते हैं, यह आपको बहुत क्वांटिटी में दिख जाएगा। जानते हैं इस विलायती कीकड़ को क्या प्रॉब्लम है? ये भी आए थे बाहर से, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, कैरिबियन से ये आए थे। ब्रिटिशर्स ने इसको दिल्ली में लगाया जब दिल्ली को कैपिटल के जैसा स्थापित किया जा रहा था। और इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये इन्वेसिव है? सबसे पहला, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। सोचिए कि अगर यहां पे हमारा कोई दूसरा स्पीशीज है, भारत का कोई अपना पर्टिकुलर ट्री है, वो इसके साथ मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा पानी ये खींच लेंगे। पानी खींचेंगे सो खींचेंगे, पानी को कॉन्टेमिनेट भी कर देंगे, ये ग्राउंड वाटर को भी पॉइजनस बना देते हैं। और ये प्लांट्स, एनिमल्स या हमारे बर्ड्स के लिए भी यूजफुल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो विलायती कीकर है, ये ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करता है, जिसके चलते इस पेड़ पे आपको कोई बर्ड्स, कोई पक्षी भी नहीं दिखेगा। तो देख रहे हैं इसके लगने से किसको फायदा हो रहा है? किसी को नहीं। ये है एक तीसरा एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। तो दोस्तों मुद्दा ये उठता है कि जब आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स में नए नए अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके से अपने आप को पुल बैक कर रहा है, एक इनवर्ड लुकिंग फोकस है उसका, तो हर राष्ट्र अपने लिए ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढ रहा है। उसके चलते एक फैक्ट पे नजर डालिए। 1948 में हमारे 76 कंट्रीज का बायलैटरल अग्रीमेंट्स था और टोटल 5,700 ट्रेड पेयर्स थे। सोचिए भारत का श्रीलंका के साथ, भारत का बांग्लादेश के साथ, भारत का अफगानिस्तान के साथ, इस तरीके के ट्रेड पेयर्स हैं। तो उस समय 1948 में बस 5,700 थे, पर आज के टाइम ये 34,000 पेयर्स हो गए हैं, टोटल 186 कंट्रीज। यानी कि बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बिटवीन कंट्रीज। और इसी में ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज या तो बाय चांस, एक्सीडेंट या बाय डिजाइन एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, जिसके चलते इनका नेगेटिव इंपैक्ट उस होस्ट कंट्री पे, जो रिसीविंग कंट्री है, उसमें देखा जाता है। ये देखिए, हैपेंस वाया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल गुड्स, चाहे वो फूल पत्ती भेज रहे हो, वेजिटेबल भेज रहे हैं, उन सब में चला जाएगा। शिफ्टिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड न्यू ट्रेड अग्रीमेंट्स टू अनलिंक्ड नेशंस। आज क्योंकि अब ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाना है, तो नए नए ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नए नए ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो इसका रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। और ये रिस्क कैसे बढ़ रहा है? जब ट्रेड की बात होती है ना दोस्तों, तो सबसे सस्ता माध्यम ट्रेड के लिए होता है पानी के रास्ते, क्योंकि उसमें कॉस्ट पर किलोमीटर सबसे कम होता है। अब जब पानी के रास्ते आप ट्रेड कर रहे हैं, तो शिप्स के रास्ते करेंगे, शिप्स के माध्यम से करेंगे। शिप्स में इस तरीके का, उसके हल के नीचे इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको चिपके हुए मिलेंगे। ये भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूयॉर्क से शिप चला, वो सारा न्यूयॉर्क का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके पता चला मुंबई में आके पार्क करता है, सारा का सारा वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ गया मुंबई में। ये एक तरीका है। दूसरा, आपको पता होगा कि बैलेस्ट वाटर होता है, यानी कि शिप्स जो है हमारे बॉयंसी को मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी को लेके चलते हैं। सोचिए, मैं आप सब के लिए आईफोन लाने भेज रहा हूं अमेरिका, यहां से एक शिप निकला, मुंबई का पानी उसमें भर के हमने बैलेस्ट वाटर रखा ताकि बॉयंसी बना रहे। जब आईफोन को लादने की बारी आएगी, तो वो सारा मुंबई का पानी आप छोड़ेंगे उस कोस्ट के पास में, अमेरिकन कोस्ट के पास में। उस सारे पानी का जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो पैथोजेंस है, वहां के स्थानीय कोस्टल इकोसिस्टम में फैल गया, और उसमें से जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होंगे वो जल्दी से उस मरीन इकोसिस्टम को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बैलेस्ट वाटर और हल का जो बायो फाउलिंग के नाम से जिसे हम कहते हैं, ये भी एक माध्यम है जिससे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसके चलते प्रभाव क्या हो रहा है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, ये देखा जाए
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में यह कहा कि भारत में जो गैम्बूसिया फिश है, जिससे हम मस्कीटो कंट्रोल के लिए रखते हैं, चिकनगुनिया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, किसी तालाब में अगर बहुत सारा मस्कीटो का लार्वे आ गया तो गैम्बूसिया को छोड़ दीजिए। तो उससे क्या हो रहा था, बायो कंट्रोल हो रहा था। पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आजकल पता चला है कि भाई गैम्बूसिया फिश सिर्फ मस्कीटो का, मच्छर का लार्वा नहीं खाता है और बहुत कुछ प्रॉब्लम कर देता है। क्या क्या? हमारे नेटिव स्थानीय फिशेस को ये अटैक करते हैं, जाके उनके फिन को काट देंगे जाके। दूसरा देखेंगे, दे फीड ऑन द एग्स एंड यंग ऑफ नेटिव फिश, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पे। तीसरा, ऑल्टर द एग्जिस्टिंग फूड वेब, जब फूड वेब और फूड चेन आपका कोलैप्स कर जाएगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो देख रहे हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से ही नहीं, जब आप रिसर्च किए बगैर किसी ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाद में पता चलता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये रहा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज और इमर्जिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, नए नए इकोनॉमिक रूट्स का इंटरलिंकेज। तो आखिरकार इसका इंपैक्ट एक बार जल्दी से देख लिया जाए। सबसे पहला, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, स्पेशली हमारे नेटिव स्पीशीज का, एंडेमिक स्पीशीज का। दूसरा, होमोजेनाइजेशन, क्योंकि एक एरिया में ये डोमिनेट कर दिए। सोचिए ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो मोनोक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए, एक ही तरीके का क्रॉप नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाता है, हो सकता है कि एक डिजीज आए, वो सारा क्रॉप नष्ट हो जाए। तो अगर एक ही एरिया में इसी तरीके के स्पीशीज फैलते चले जाएंगे, क्या उस इकोसिस्टम का रिलायंस इस पर्टिकुलर सिस्टम पे बढ़ गया? तो इसलिए होमोजेनाइजेशन हो जाता है, जो हम नहीं चाहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये विविधता एक रीजन के लिए होती है दोस्तों। तीसरा, डिसरप्शन ऑफ फूड वेब, जिससे आपका इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और चौथा, इंपेयरमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं? ये हवा का प्यूरिफाई होना, पानी का प्यूरिफाई होना, जब मिट्टी के अंदर जाता है, ये सब नेगेटिवली टूट जाता है। तो भारत को क्या करना चाहिए ताकि आज के टाइम जो हमारा लॉसेस बताया जा रहा है, अगर हमारे लॉसेस के बारे में आप देखेंगे, 10 इन्वेसिव स्पीशीज भारत को 127.3 बिलियन डॉलर्स का नेगेटिव इंपैक्ट दे चुके हैं। ये तो सिर्फ इकोनॉमिक लॉस है। आप सोचिए ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, आप सोचिए एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी के ऊपर, आप सोचिए हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, उन सबको इंक्लूड करेंगे तो ये फिगर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा है इसके चलते। एग्रीकल्चरल लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, आपका कैनाल्स, आपका नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बर्बाद हो गए क्योंकि कोई इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आके वहां पे डोमिनेट कर दिया है। लास्टली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपको साफ तो करना पड़ेगा ना, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। लैंटेना कैमरा को क्लीन अप करने का $200 का खर्चा है पर हेक्टेयर, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है। तो इकोनॉमिकली इट डज नॉट मेक सेंस टू नॉट एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो फाइनली, हाउ डू वी एड्रेस द प्रॉब्लम? सबसे पहला, सर्वप्रथम नेशनल लेवल का एक पॉलिसी डिफाइन किया जाए, अ नेशनल इन्वेसिव स्पीशीज फ्रेमवर्क या लॉ जिसको लीगल बैकिंग हो। लेट अस हैव दैट, क्योंकि जब लीगल बैकिंग होगी तभी आप इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कर पाएंगे। दूसरा, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इन सबको, फिशरीज मिनिस्ट्री, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो यहां पे साइलोज में काम करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरा, क्वारंटीन मेजर्स लगाइए, जहां पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है चेकिंग होनी चाहिए थरली। अगर ऐसा भी कोई स्पीशीज मिलता है जो हमारे भारत का नहीं है, उसको जल्दी से सेग्रीगेट करिए, आइसोलेट करिए, ऑब्जर्व करिए, तभी जाके इसके फैलने की क्रिया जो भारत में जल्दी से डोमिनेट कर जाता है उसको आप रोक पाएंगे। और लास्टली, इन्वेशन डेटा, कम्युनिटी अवेयरनेस, इन सब पे आप बिल्डअप करिए। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई होप दोस्तों कि ये प्रॉब्लम जहां पे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज और इकोनॉमिक्स एक तरीके से आने वाले समय काल में हम सब के लिए एक प्रॉब्लम का सोर्स बन सकते हैं, एक मुद्दा बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के चलते भी, क्योंकि ये जल्दी से अडेप्ट कर जाते हैं, तो हमारे नेटिव स्पीशीज फिर से पीछे रह जाते हैं। ये लोग अडेप्ट कर जाते हैं, ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप अग्री करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे आपके क्या ख्याल है, भारत को और क्या कुछ करना चाहिए। इस डिस्कशन का पूरा PDF मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ।
अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और समय समय पे आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूं इस टेलीग्राम चैनल पे। सर्च करेंगे बाय द नेम भुवन स्टडी IQ।